हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी पॉइंट। चलिए, जो हिस्ट्री की मुख्य परीक्षा की क्लास है उसको कंटिन्यू करते हैं। और आज हम जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, नेहरू की विदेश नीति। देखिए, जो आपके जो बीपीएससी का जो एग्ज़ाम होता है, बीपीएससी का जो मुख्य परीक्षा का एग्ज़ाम, उसमें जो है सीधे सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है नेहरू की विदेश नीति पर। आया हुआ क्वेश्चन है कि इसको 38 मार्क्स में पूछा गया था नेहरू की विदेश नीति को। ठीक है, और आगे भी जो है इसको पूछे जाने की संभावना बनी हुई है। ठीक है, और साथ ही साथ मैं बता दूं कि हमने जो है हिस्ट्री के जो मेंस के मुख्य परीक्षा के लिए जो हिस्ट्री है बिहार के पर्पज से, ठीक है, उसको हमने जो है पूरी कंप्लीट लगभग कर लिया है। इसके बाद देखिए, जो एक हमारा टॉपिक रह जाता है जो है आपके टैगोर पर। ठीक है, 3 हमें पढ़ना होता है, गांधी जी के बारे में, नेहरू के बारे में और टैगोर के बारे में। ठीक है, तो ये नेहरू से संबंधित लास्ट वीडियो है। ठीक है, उसके बाद जो है हम टैगोर से संबंधित जो है वीडियो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अगर आपने इससे पहले के वीडियोस को, जितने भी मुख्य परीक्षा के लिए जो वीडियो बनाए गए हैं, तो अगर आपने इसको नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट पे जाइएगा और वहाँ पे जो है मॉडर्न हिस्ट्री फॉर मेंस और बिहार स्पेशल करके एक वीडियो मिलेगा, प्लेलिस्ट होगा। ठीक है, वहाँ से जो है आप इससे पहले के सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेहरू की विदेश नीति को। ध्यान से समझते चलिएगा किस तरह से आपको लिखना है। ये लगभग 38 मार्क्स का आता है, तो आपको लगभग 400 वर्ड लिखने पड़ेंगे। मैक्सिमम जो है आपको 3 से 4 पेज जो है आपको अपना आंसर देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या क्या आपको इंक्लूड करना चाहिए, किस तरह से लिखना चाहिए, उसको मैंने यहाँ पे बताया हुआ है। ठीक है, एक बार इसको देखिएगा, समझिएगा। उसके बाद जो है आप खुद से जो है आंसर लिखने की प्रैक्टिस भी कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए, जब भारत आज़ाद हुआ था उसके बाद जो भारत की तत्कालीन स्थिति को देखते हुए नेहरू के द्वारा जो है भारत की जो है विदेश नीति बनाई गई थी। और नेहरू की जो विदेश नीति के अंतर्गत हम जो है 2 मुख्य विदेश नीति को पढ़ते हैं, जो है आपका पंचशील का सिद्धांत और दूसरा जो है आपका गुटनिरपेक्षता। ठीक है, तो अगर विदेश नीति को नेहरू की विदेश नीति पे आता है तो आपको पंचशील का सिद्धांत और गुटनिरपेक्षता आपके आंसर में डालना होगा। तो किस तरह से लिखेंगे उसको हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप देंगे एक इंट्रो देंगे। ठीक है, जिसमें आप लिखेंगे कि जवाहरलाल नेहरू ने भारत की विदेश नीति को एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जिसमें वे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापित कर सके। ठीक है, उसकी विदेश नीति में ये था कि वो चाहते थे कि भारत जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है अपने आप को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में देख सके, या आप एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में खुद को स्थापित कर सके। तो इसके लिए उन्होंने 2 महत्वपूर्ण जो है विदेश नीति अपनाई। तो उनकी विदेश नीति में 2 महत्वपूर्ण बिंदु थे। पहला था कौन सा? पंचशील का सिद्धांत। ठीक है, पहला जो था पंचशील का सिद्धांत था, जिसमें क्या था कि राष्ट्रीय संप्रभुता बनाए रखना और दूसरे राष्ट्र के मामलों में दखल न देने जैसे 5 महत्वपूर्ण शांति सिद्धांत शामिल थे। ठीक है, आगे हम इसको डिटेल में देखेंगे। और दूसरा जो उनकी विदेश नीति में शामिल था, दूसरा बिंदु था गुटनिरपेक्षता का। ठीक है, जिसमें भारत ने स्पष्ट रूप से कहा कि वह 2 शक्तियों के बीच झगड़े में नहीं पड़ना चाहता है। मतलब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है विश्व जो है 2 गुट में बट गया था। एक तो आपका था रशिया का जो साम्यवादी और यूएसए का गैर साम्यवादी। ठीक है, तो सारे देश जो है या तो यूएसए की तरफ जा रहे थे या फिर रशिया में शामिल हो रहे थे। लेकिन भारत ने ये निर्णय लिया कि वो जो है किसी भी गुट में जो है शामिल नहीं होगा। वो अपने आप को जो है इन गुटों से जो है अलग रखना चाहता था, खुद को स्वतंत्र रखना चाहता था। इसलिए जो है उन्होंने, नेहरू जी द्वारा जो है भारत के लिए दूसरी जो विदेश नीति दी गई थी वो थी गुटनिरपेक्षता। ठीक है, तो गुटनिरपेक्षता था जिसमें भारत ने स्पष्ट रूप से कहा कि वो 2 महाशक्ति वही है, रशिया जो साम्यवादी था और गैर साम्यवादी जो थे आपके यूएसए। ठीक है, कि उनके बीच के झगड़े में नहीं पड़ना है और खुद को स्वतंत्र रखना है। चलिए अब आगे जो है एक एक करके जो है गुटनिरपेक्षता और पंचशील के सिद्धांत को देखते हैं। फिर जो है आगे आपको वर्तमान स्थिति से जोड़ के भी जो है आपको उसको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं गुटनिरपेक्षता। तो गुटनिरपेक्षता की अवधारणा नेहरू द्वारा दिया गया एक ऐसा उपहार है जिसे उन्होंने प्रभुत्व की राजनीति, गुप्त कूटनीति, सैनिक समझौते और हथियारों की होड़ की दौड़ में भाग रहे संसार को प्रदान किया।
इस नीति के अंतर्गत जो है समाहित किए गए विचार है, कौन कौन से विचार है जो इस नीति के अंतर्गत समाहित किए गए थे। एक तो ये था कि समानता की भावना रखना, सब में जो है समानता की भावना रहे, पारस्परिक प्रेम बनी रहे, ठीक है, भिन्न भिन्न राष्ट्रों की शासन पद्धति के साथ सहिष्णुता रहे, भौगोलिक अखंडता को महत्व देना और शक्ति का जो है प्रयोग न करना। इस तरह के जो है कुछ विचार जो है इस नीति के अंतर्गत समाहित किए गए थे। और नेहरू का उद्देश्य था इस विचार के माध्यम से शक्तिशाली राष्ट्रों के विचार में परिवर्तन कर संतुलन लाना, ठीक है। वो चाहते थे कि जो इस नीति है उसके माध्यम से जो जितने शक्तिशाली राष्ट्र है उनके जो विचार है, ठीक है, उसमें परिवर्तन किया जाए और साथ ही अणु परमाणु की खोज के बाद जो भयंकर सर्वनाश की ओर बढ़ रहे राष्ट्रों पर जो है नियंत्रण भी रखा जा सकता था इस नीति के अंतर्गत। और नेहरू की इस नीति के मुख्य घटक थे कि शांति है, शस्त्रों की अंधी होड़ को समाप्त करना था, उन्नति, स्वतंत्रता और विश्व में से तानाशाही और उपनिवेशवाद की क्या करना है, समाप्त करना जो है इसमें शामिल थे। नेहरू ने घोषणा की थी कि नेहरू के घोषणा अनुसार इस नीति का तात्पर्य जो है स्वनिर्णय एवं न्याय के अनुसार कार्य करना था। मतलब खुद से निर्णय लिया जाए, प्रत्येक देश जो है खुद निर्णय ले और न्याय के अनुसार ही जो है अपने कार्यों को करे। नेहरू विश्व के राष्ट्रों के मध्य शांति एवं समानता की इच्छा रखते थे। तत्कालीन विश्व में दो समूह थे, एक तो आपका था क्या, साम्यवादी सोवियत संघ और दूसरा जो था गैर साम्यवादी अमेरिकी समूह में विभाजित राष्ट्रों के संदर्भ में इस नीति के अत्यंत आवश्यकता को अनुभव करते थे, ठीक है। और बेलग्रेड शिखर सम्मेलन हुआ था जब गुटनिरपेक्षता पर ही जो है ये सम्मेलन किया गया था। बेलग्रेड में शिखर सम्मेलन में जो है नेहरू द्वारा किया गया विशेष आग्रह की दोनों महाशक्तियों को हथियार की होड़ समाप्त करने का समझौता कर लेना चाहिए, ठीक है। बेलग्रेड में एक शिखर सम्मेलन रखा गया था गुटनिरपेक्षता पर ही, तो नेहरू ने वहां पे आग्रह किया था दोनों महाशक्तियों से कि वो जो है अपनी जो हथियार की होड़ है, जो लड़ाई झगड़े हैं उसको समाप्त कर ले और आपस में समझौता कर ले। लेकिन जो है इस बात को किसी ने नहीं माना। इनका जो वहां पे जो आग्रह था वो पूरी तरीके से छिन्न भिन्न हो गया था। नेहरू की इस नीति का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष यह था कि देश के विकास के लिए अन्य राष्ट्रों से आर्थिक सहायता की आवश्यकता होने पर देश की प्रतिष्ठा से समझौता नहीं किया जा सकता, ठीक है। अगर देश के विकास के लिए किसी अन्य राष्ट्र से अगर हमें आर्थिक सहायता लेनी पड़ रही है तो हम लेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम आर्थिक सहायता ले रहे हैं तो हम जो है अपने देश की प्रतिष्ठा को, सम्मान को के साथ जो है समझौता करें, ठीक है। रशीद खान कहते हैं कि वर्तमान में इस तथ्य को तीक्ष्णता से अनुभव किया जा रहा है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन, जिसको आप नाम कहते हैं, ठीक है, नॉन अलाइंग मूवमेंट की स्थिरता एवं निर्देशन के संदर्भ में भारत द्वारा किए गए प्रयास अत्यंत सराहनीय थे, ठीक है। विशेषता विदेश नीति में के निर्माता के रूप में उसकी सक्रिय भूमिका का योगदान अति महत्वपूर्ण है। अगर हम नाम की बात करते हैं, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संगठन था एक, ठीक है, तो नाम से तात्पर्य है गुटों या संलग्नता से मुक्ति, गुटों से मुक्ति, जो कि भारत की विदेश नीति का प्रधान गुण बन चुका है। जवाहरलाल नेहरू का यह मुख्य योगदान है, जैसा कि उन्होंने स्वीकार किया कि मैं जो है गुटनिरपेक्षता की नीति का पहला खोजी नहीं हूँ, यह एक स्वाभाविक नीति है जो कि भारत की परिस्थितियों के बीच निर्मित होती चली गई, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि भारत की मतलब जिस तरह की परिस्थिति थी, स्थिति थी, उसको देखते हुए जो है इस तरह की जो गुटनिरपेक्षता की नीति जो है निर्मित हुई है। स्वतंत्रता संघर्ष के फलस्वरूप जो है भारतीय मस्तिष्क की एक सामाजिक उपज और आज की बिगड़ती अर्थव्यवस्था में संपूर्ण विश्व को इसे अपनाने की स्वाभाविक आवश्यकता है। वो चाहते थे कि जो ये नीति है वो जो है गुटनिरपेक्षता की, वो सारा विश्व जो है, सारे देश जो है इस नीति को अपनाए, संपूर्ण विश्व नाम के रास्ते पर चलकर शांति के पथ पर अग्रसर हो, मानव मात्र के कल्याण के लिए कदम से कदम मिलाकर चले,
तो नेहरू के योगदान की महानता सिद्ध हो जाएगी। ठीक है, अब चलिए देखते हैं, इस तरह से आप जो है गुट निरपेक्षता को लिखेंगे। ठीक है, और अपने शब्दों में भी लिखने की कोशिश कीजिएगा। आगे देखते हैं पंचशील का सिद्धांत या पंचशील की संकल्पना क्या थी, जो नेहरू की एक विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण अंग है। तो पंचशील के सिद्धांत का प्रतिपालन जो है भारत की शांति प्रियता का घोतक है। ठीक है, 1954 के बाद से भारत की विदेश नीति को जो है पंचशील के सिद्धांत ने एक नई दिशा प्रदान की। ठीक है, मतलब 1954 के बाद ही जो है आपके पंचशीलता का सिद्धांत लाया गया था और इसने जो है भारत की एक विदेश नीति को एक नई दिशा प्रदान की थी। इसका अभिप्राय क्या था कि आचरण के 5 सिद्धांत। ठीक है, अब मतलब हर देश को जो है इस पंचशील में कुछ आचरण दिए गए हैं, उसको जो है अपनाना चाहिए। ठीक है, तो इसमें जो है आचरण के 5 सिद्धांत थे। जिस प्रकार जो है बौद्ध धर्म में ये व्रत एक व्यक्ति के लिए होते थे, बौद्ध धर्म में आपने पढ़ा होगा कि उसमें 5 व्रत बताए गए थे। ठीक है, जो व्यक्ति अगर फॉलो करता है, और आगे जो है जो पंचशील का जो सिद्धांत है, उसी प्रकार जो आधुनिक पंचशील के सिद्धांत द्वारा राष्ट्रों के लिए जो है एक दूसरे के साथ आचरण के नियम जो है निश्चित किए जा सकते हैं। इसमें पंचशील में क्या क्या शामिल किया गया है, कौन कौन से सिद्धांत हैं। तो पहला ये है कि एक दूसरे की मतलब राष्ट्र जो है, देश जो है, जितने भी देश हैं वो एक दूसरे की अखंडता और संप्रभुता का क्या करेंगे, सम्मान करेंगे। साथ ही साथ जो है अनाक्रमण रहेंगे। दूसरी चीज ये था कि एक दूसरे के जो आंतरिक मामले हैं उस पे कोई भी देश जो है हस्तक्षेप नहीं करेगा। चौथा इसका सिद्धांत था कि समान और परस्पर लाभकारी संबंध बनाए रखेंगे और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व रहेगा। ये जो है आपके पंचशील सिद्धांत के 5 सिद्धांत थे। अब ये जो पंचशील के सिद्धांत का प्रतिपादन जो है सबसे पहले किया कब किया था, तो ये जो है 29 अप्रैल 1954 को तिब्बत के संबंध में भारत और चीन के बीच हुए एक समझौते में जो है किया गया था। ठीक है, और 28 जून 1954 को चीन के प्रधानमंत्री थे उस टाइम चाउ एन लाई और भारत के प्रधानमंत्री थे नेहरू। ठीक है, तो ने पंचशील में अपने विश्वास को दोहराया। इसके उपरांत जो है एशिया के प्राय सभी देशों में जो है पंचशील के सिद्धांत को क्या कर लिया गया, स्वीकार कर लिया गया। फिर अप्रैल 1955 में बांडुंग सम्मेलन हुआ था। तो बांडुंग सम्मेलन के बाद विश्व के अधिसंख्य राष्ट्रों ने पंचशील के सिद्धांत को मान्यता दी और उसमें आस्था प्रकट की। ठीक है, पंडित नेहरू ने स्पष्ट कहा था कि यदि इन सिद्धांतों को सभी देश मान्यता दे तो आधुनिक विश्व में अनेक समस्याओं का निदान मिल जाएगा। ठीक है, आगे उन्होंने कहा कि मतलब जो आलोचक थे, ठीक है, वो इस पंचशील के सिद्धांत पे कहते हैं कि भारत और चीन संबंधों की पृष्ठभूमि में पंचशील एक अत्यंत असफल सिद्धांत सिद्ध हुआ। ठीक है, मतलब जो आलोचक है उनका ये मानना था कि जो पंचशील का सिद्धांत है वो असफल रहा था। क्यों रहा था? क्योंकि उनका ये मानना था कि इसके द्वारा जो भारत ने जो है तिब्बत में चीन की सर्वोत्तम सत्ता को स्वीकार करके तिब्बत की स्वायत्तता के अपहरण में चीन का समर्थन किया। जो तिब्बत आज चीन के क्षेत्र में आता है, तो उनका ये कहना है कि पंचशील का सिद्धांत एक ऐसा सिद्धांत है जिसकी वजह से जो है तिब्बत में जो स्वायत्तता है वो चीन की हो गई है। ठीक है, अब आगे निष्कर्ष देखते हैं। तो निष्कर्ष में आपको जो है कुछ कमी बतानी होगी, कुछ सकारात्मक पॉइंट रखने होंगे, कुछ नकारात्मक पॉइंट रखने होंगे और साथ ही साथ वर्तमान की स्थिति रखनी होगी। ठीक है, तो इतना लंबा आपको निष्कर्ष नहीं लिखना होगा, तो आप यहाँ पे समझ लीजिए किस तरह से आपको लिखना है। फिर जब आंसर राइटिंग आप लिखेंगे तो उसमें वो खुद ही जो है आपके अपने शब्द में जो है इसको आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप जो है नकारात्मक पॉइंट को अगर हम देखते हैं तो आप लिखेंगे कि जवाहरलाल नेहरू की विदेश नीति की 2 बड़ी कमजोरियां थी। एक यह नीति जो है सिद्धांतों पर आधारित थी, इसीलिए यह पश्चिमी देशों को नैतिक प्रचार की तरह लगती थी। ठीक है, जो पश्चिमी देश है वो जो है सिर्फ इसको समझते थे कि एक तरह का ये नैतिक प्रचार है, जिसके कारण कोई राष्ट्र जो है भारत से सीधी तरह नहीं जुड़ पा रहे थे। ठीक है, दूसरा इसकी कमी ये थी कि
दूसरा सिद्धांत पर आधारित होने के कारण इस नीति का संबंध जो है राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक विकास के साथ सीधी तरह नहीं जुड़ा था। ठीक है, ये सिद्धांत पे आधारित था और साथ ही साथ ये जो है राष्ट्रीय सुरक्षा या उसके आर्थिक विकास की बात नहीं कर रहा था। इसके कारण यह नीति जनता के आर्थिक विकास में योगदान नहीं दे पाई। ठीक है, तो दो जो है आप ये कमजोरी रही है। अगर हम इसकी सकारात्मकता की बात करते हैं तो नेहरू की जो विदेश नीति की सबसे बड़ी खूबी थी आत्मसम्मान की रक्षा। ठीक है, हर देश जो है अपने आत्मसम्मान की रक्षा कर सकते थे। एक नए देश के लिए यह कहना आसान नहीं था कि भारत के लिए ही, भारत उस टाइम नया एक देश बना था, तो एक देश के लिए ये कहना आसान नहीं था कि हम जो हैं सो हैं, हम किसी का दबाव स्वीकार नहीं कर सकते। ये जो है महत्वपूर्ण था। इसका असर बाद की सभी सरकार पर बना रहा, चाहे वो किसी भी पार्टी या विचारधारा के क्यों ना हो। अगर वर्तमान में अगर हम इसको देखते हैं तो वर्तमान में बहुत कुछ बदल गया है, क्योंकि पूरी दुनिया ही बदल चुकी है। इस समय गुटनिरपेक्षता की महत्वहीन हो गया। जो गुटनिरपेक्षता है वो इस समय महत्वहीन सा हो गया है, क्योंकि गुट में रहने का विकल्प ही खत्म हो चुका है। रणनीति की दृष्टि से देखें तो आज आतंकवाद के खिलाफ युद्ध में भारत बहुत से ऐसे देशों के साथ खड़ा हुआ है जिनको वह नेहरू के जमाने में आलोचक हुआ करते थे। ठीक है, हालांकि दो अलग अलग समय की बात है ये। जब गुटनिरपेक्षता जब नीति बनी थी तब की परिस्थिति अलग थी और अभी की परिस्थिति अलग है। तो इस तरह से अगर हम इस नीति को परखना जो है सही नहीं होगा। ठीक है, तो ये था आपकी जो है नेहरू की विदेश नीति। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।